Hello everyone and welcome back to my channel. I'm back with my another study related video. इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम कुछ आज चैप्टर के बारे में समझने जा रहे हैं, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ के समझ लिया होगा। तो जी हाँ, इस वाली वीडियो में काफ़ी टाइम बाद हम एक चैप्टर को समझेंगे। तो अब जो मैंने चैप्टर पिक किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक से साइंस का चैप्टर नंबर नॉट अदर देन चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है लाइफ प्रोसेसेस। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एंड ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल। इससे आपको अपनी लाइफ के हर एक आई विल से दैट जो भी आपके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, आपका इनर जो पूरा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जिसे कह सकते हैं, वो सब कैसे चलता है, इस चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे। तो आई एम श्योर इफ आप इसे बिल्कुल इंटरेस्ट से सुनेंगे तो आप इसमें ज़रूर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब आते हैं लाइफ प्रोसेसेस में। तो लाइफ प्रोसेसेस में देखिए, यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको पहले बता दूँ कि इस चैप्टर, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए इसके पार्ट्स बनेंगे वीडियो के। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, इस वाली फर्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका इंट्रो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन इसका, एंड साथ में इसमें हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो ये 2 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, assertion, reason, all the questions we will cover and will prepare the chapter 100%। तो सबसे पहले इसमें हम जो पहली चीज़ आपको समझाने की है वो क्या है, दैट लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये आपके, क्योंकि प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनका एक क्वेश्चन है, तो इसलिए फर्स्टली आई वांट दैट आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके पहले लिखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग थिंग्स। सो इफ़ आपने कमेंट में टाइप किया है आंसर, देन वेल एंड गुड, otherwise I am going to tell you. So the living things are the things which can breathe means सांस लेना, eat means खाना, move मतलब चलना, grow मतलब उनकी ग्रोथ होती है। ऑब्वियसली हम सबकी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, इन सारे मेजर्स को हम ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस एंड लास्ट है हैव सेंसेस। So all these factors tells that you are a living things। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आई विल नॉट से, आपकी एक थिंकिंग बन गई होगी कि लिविंग थिंग्स में बस ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स। इतना आप सब सोचते होंगे कि ह्यूमंस और एनिमल्स आते हैं लिविंग थिंग्स में। एंड इफ यू आर थिंकिंग सो यू आर रॉन्ग, बिकॉज ह्यूमंस एंड एनिमल्स के अलावा एक और चीज़ भी है जो कि लिविंग होती है, एंड दैट आर प्लांट्स। बिकॉज जो भी मैंने अभी फैक्टर्स बताए हैं, ब्रीथ, ईट, मूव नहीं, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंसेस में भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सेंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, मिमोजा पिड्यूसा, जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट्स। मतलब इसमें इतना सेंस है कि अगर आप इसको टच कर देंगे प्लांट को
तो उसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाएंगी अंदर की साइड। तो दैट इज़ वाई इसमें से कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स में भी फिट कर रहे हैं, इसलिए वी कैन से दैट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। अब ब्रीथ, ईट एंड ईट इन द सेंस वो फूड बनाते हैं, तो इसलिए ईट कहा जा रहा है यहाँ पे। एंड ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंसेस, ये सारी चीज़ें ही हम इस चैप्टर में काफ़ी सारे फैक्टर्स कवर करेंगे। सो अब सेकंड चीज़ आती है कि सेल। सेल आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं क्लास अपनी नाइन्थ क्लास में आपका एक पूरा चैप्टर था सेल से रिलेटेड। तो सेल भी इसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी सेल्स की भी मेरे को डिफाइंस बताएं in the comment section. So if you are telling then well and good, and if you are not then I am making you recall कि सेल को हमने कैसे डिफाइन करा था। सो सेल्स आर द फंक्शनल मतलब वो फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, एंड स्ट्रक्चरल मतलब वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। यूनिट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सबको हम एनिमल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। एंड एक सेकेंड कैटेगरी हम बनाएंगे जो कि है प्लांट्स, और इन दोनों का ही हम डिफ्रेंशिएट इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या ऐसी अलग चीज़ें हैं जो प्लांट्स में होती हैं उनके इनर स्ट्रक्चर में, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमंस में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी इंट्रोडक्शन है। बट उससे पहले आई वॉन्ट दैट ये जितनी भी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको साथ साथ पढ़ते चलिए, क्योंकि इससे फिर काफ़ी क्वेश्चंस भी अराइज हो सकते हैं। तो आई एम इवन एक्सप्लेनिंग यू बट ऑल्सो यू हैव टू स्टडी इट। एंड अगर आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं तो यू कैन इवन डू अ थिंग दैट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट। आप एक इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए एंड देन यू कैन रीड इट आफ्टर यू विल finish up with this video. So आगे बढ़ते हैं हम, तो हम देखते हैं कि हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। सो अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आई वुड से जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या होते हैं। हम यही कहे जा रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन ये आखिर लाइफ प्रोसेसेस क्या है ये हमें नहीं पता चला आपको। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस मीन्स, आई एम टेलिंग यू देयर नेम्स, एंड देन हम उसमें से जो कोई है हम उसको बिल्कुल फिर डीप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन, फिर न्यूट्रिशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन, इतनी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये तो हमारे चैप्टर वाली हो गई। आगे जो एक हमारा चैप्टर 7 बनेगा वो होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है, और रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो बहुत सारे देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आपको 9 यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको आप बिल्कुल समझ के रीड भी कर सकते हैं। बिकॉज मैं अभी इसको इसलिए रीड नहीं कर रहा क्योंकि आगे हम जो जिसमें हमें फोकस करना है, जिनको हमें एक्चुअल में रीड करना है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आएंगे ही आएंगे, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करेंगे। और अभी के लिए हमें बस इनके नेम्स लर्न रखने जो कि बाकी सारे हैं। तो एक बारी मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमें कौन कौन से प्रोसेसेस इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है रेस्पिरेशन, उसके बाद आता है न्यूट्रिशन, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट आता है एक्सक्रीशन। तो अब हम इन सबको डिटेल में रीड करेंगे। उससे पहले और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, all the cells may not be in direct contact with the surrounding
environment, so they require specific organs for performing all the processes. अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें organs क्यों चाहिए, what is the need of organs, and क्यों हम जो cells हैं वो खुद सारे के सारे processes हैं वो खुद क्यों नहीं कर सकते. तो इसका आंसर ये होगा कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट जो बाहर का इन्वायरमेंट है उनसे कांटेक्ट में नहीं है. जस्ट लिसन इट केयरफुली, वो बाहर के जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उनसे वो कांटेक्ट में नहीं है. फॉर सपोज जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है तो ये हमारे लंग्स में होता है, और लंग्स में जो एयर जाती है बाहर से वो हमारे नोज़ के थ्रू जाती है. तो दिस इज़ अ फुल ऑर्गन. तो ये जो ऑर्गन है ये हमारे जो बाहर का जो सराउंडिंग है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं. लेकिन जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो वो जो बाहर का इन्वायरमेंट है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड फॉर व्हाट ऑर्गन्स. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ध्यान में रखनी है, दैट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अनटिल, मतलब पहले इतना समझते हैं कि जो वायरसेस हैं वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते. लेकिन कब तक? जब तक वो किसी भी पर्सन के अंदर उसके सेल को इन्फेक्ट ना कर दें. जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर, नॉट ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जब वो हमारे सेल्स को अफेक्ट कर देते हैं तो उस टाइम वो लिविंग बन जाते हैं. लेकिन उससे पहले वो नॉन लिविंग थिंग्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको वो शो करते हैं. एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. इसी वजह से एक कंट्रोवर्सी भी होती रहती है साइंटिस्ट के बीच में कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है. सो दिस इज़ अ आंसर दैट क्यों होती है कंट्रोवर्सी, कि जब तक वो बाहर रहते हैं बॉडी से या फिर वो जब तक सेल को इन्फेक्ट नहीं करते तब तक तो वो नॉन लिविंग बीइंग का करेक्टरिस्टिक शो करते हैं. लेकिन जैसे ही वो सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं वैसे ही वो लिविंग बन जाते हैं. सो आई होप सो दैट आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर हो रही हैं. सो अब आपके एनसीईआरटी से ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं उतने टॉपिक में जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है. तो पहला क्वेश्चन आ रहा है दैट व्हाई इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन आप सबको आई थिंक सो याद होगा, आपने क्लास 9th में ही चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है. एंड अफ आप भूल गए हैं तो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक. आप क्लास 9th की बुक दोबारा से उठाइए, उसको ओपन करिए और चैप्टर 5, इट वॉज चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 है ये. इसमें आपको डिफ्यूजन वर्ड मिल जाएगा. सो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इम्पॉसिबल होगा समझाना, क्योंकि अगर आपने क्लास 9th अच्छे से नहीं पढ़ी है तो ऑफ कोर्स आप 10th की पढ़ाई नहीं कर सकते. आपको टॉपिक्स को बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, इसलिए आप क्लास 9th की बुक को साथ में रखिए हर चैप्टर में. सो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो है डिफ्यूजन. तो आप चैप्टर नंबर 5 को ओपन करके देख सकते हैं. इफ आपको याद है तो वेल एंड गुड. insufficient to meet the oxygen requirements of a multicellular organism like humans. कि जो डिफ्यूजन है वो क्यों insufficient है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में. तो इसका आंसर मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमारे सेल्स हैं वो बिल्कुल जो सराउंडिंग है उनसे कांटेक्ट में नहीं है. इस वजह से जो डिफ्यूजन है वो नहीं हो सकता हमारे बॉडी में. सो वही जो पॉइंट था वही इसका पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा. बस आपको अपने वर्ड्स में उसको फ्रेम करना है. ऑल्दो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के, एनसीईआरटी के भी ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन आई वांट दैट साइड बाय साइड भी हम वो क्वेश्चंस को लेते रहें जो कि हमने अभी तक जो समझा है उसके हमें रिमाइंड होता चले कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हमारे होते जा रहे हैं कंप्लीट. तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड है दैट विथ व्हाट criteria do we use to decide whether something is alive.
तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसको हम देख के कहते हैं कि हाँ ये पर्सन लिविंग है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. कि बाहर का क्या कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म यूज करता है. तो इसमें हम आंसर जो है वो थोड़ा सा आगे आएगा, बट यस ये समहाउ बेसिक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया है. तो वो क्या, देखिए आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन है. और इसमें फोटोसिंथेसिस वाली चीज़ें ही आएंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड एनीथिंग जो कि आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी है, वो सारी चीज़ें आप इसमें आंसर में लिखेंगे कि ये वाली चीज़ें रॉ मटेरियल्स की तरह जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है दैट व्हाट प्रोसेसेस यू कंसीडर essential for maintaining life. So I am telling you the names. First is respiration, second is nutrition, third is digestion, fourth is excretion, fifth is reproduction, and sixth is metabolism. एंड इसमें से जो रेस्पिरेशन था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारी जो ब्रीदिंग है वही बंद हो जाएगी तो वी ऑफ कोर्स वी कैन नॉट लिव. ऑल्दो सारे इम्पॉर्टेंट है लेकिन रेस्पिरेशन इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये सब हो गए हमारे अभी तक के क्वेश्चंस. रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ एंड ऑल सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है, रीड कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से. अब हम बढ़ते हैं इस पे टॉपिक पे, न्यूट्रिशन पे. तो देखिए यहाँ पे लैटिन वर्ड दिया हुआ है जिससे कि ऑरिजिनेट हुआ, मतलब जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो कहाँ से आया. तो ये एक लैटिन वर्ड है, एल स्टैंड्स फॉर लैटिन. लैटिन वर्ड किससे आया है, न्यूट्रायर, न्यूट्रायर. प्रोनाउंसिंग अगेन एंड अगेन सो दैट आप इसको अच्छे से पढ़ पाएं कि क्या है. न्यूट्रायर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू नरिश, मीन्स नरिशमेंट प्रोवाइड करना बॉडी को. तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से डीप में. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन आ सकती है इसकी 1 मार्क से क्वेश्चन में. तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रिशन. और ये जो यहाँ पे डिफाइन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. जिन बच्चों को बड़ी डिफाइन लर्न करने इजी लग रही है वो ये वाली कर सकते हैं, और जिनको बड़ी बड़ी डिफाइंस नहीं होती हैं वो जो मैंने अभी डिफाइन बोली वो लर्न कर सकते हैं. वो क्या डिफाइन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रिशन. आप दोनों में से कोई भी डिफाइन लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो अब ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है एंड कहाँ कहाँ होता है, बॉडी के किस पार्ट में होता है, इसमें हम न्यूट्रिशन टॉपिक में यही सब पढ़ेंगे. अब कहाँ होता है ये मैं आपको पहले छोटा सा एक इसकी ब्रीफ समरी दे रहा हूँ. ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से जाता है हमारे ईसोफेगस में. ईसोफेगस से हमारे स्टमक को इंक्लूड करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को इंक्लूड करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन को इंक्लूड करेगा, ये हमारे लिवर को इंक्लूड करेगा, पेनक्रियास को इंक्लूड करेगा एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे. सो अब एक क्वेश्चन आता है कि दैट
how do living things get their food? So the general requirement for energy and material is similar in all organisms, but it is fulfilled in distinct ways. मतलब हर एक को अपना फूड जो मिलता है उसका अलग अलग वे है. जैसे कि एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को प्रे बना के खा जाते हैं, या फिर बड़े इंसेक्ट्स छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं. और मैं एग्जांपल दूँ तो ह्यूमन बींग्स वेजिटेबल्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. तो इस वे में सब अपने अपने डिस्टिंक्ट वेज में अपने एनर्जी मतलब फूड को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्सीड होते हैं. तो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड दी हुई है यहाँ पे. इसमें से आप 2 पॉइंट्स लर्न कर लीजिए, एनी 2 पेपर में आ जाते हैं ये भी. तो आप कोई भी 2 जो आपको इजी लग रहा है, जैसे कि बहुत सारे हैं, जिनमें से आपको जो भी विश आप वो वाला लर्न कर सकते हैं. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बस हेट्रो और ऑट्रो का डिफरेंस है. नॉट ऑट्रो, इट्स ऑटो. हेट्रो एंड ऑटो, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, और फिर साथ में न्यूट्रिशन. तो अब इनकी भी फिर आगे जो है कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं. तो वो क्या क्या कैटेगरीज हैं वो हम आपको बताते हैं. जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो आगे जाके डिवाइड होता है सेप्ट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में. तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है, ऑल्दो इनकी डिफाइंस नहीं आएंगी, लेकिन आपसे कोई पूछ सकता है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हमें बताओ, तो आप बोलेंगे सेप्ट्रोट्रॉफिक, सेकेंड होलोजोइक, थर्ड पैरासिटिक. आई होप सो आपको ये सारी टर्म्स इफ़ आप भूल जा सकते हैं तो आप किसी पेज पे सबको नोट करते हुए चलिए. और सेकंड आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके होते हैं हमारे 2 टाइप्स. 2 टाइप्स कौन से? फोटो ऑटोट्रॉफिक और केमो ऑटोट्रॉफिक. इन सब की आई एम टेलिंग यू किसी की डिफाइन नहीं आएगी. हाँ, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक की आ सकती है. इनके जो टाइप्स हैं इनकी मैं श्योरिटी देता हूँ कि इनकी डिफाइंस आपसे नहीं पूछी जाएंगी. नेम्स वो पूछ सकते हैं लेकिन डिफाइन नहीं आएगी. इन एनी केस इनकी डिफाइन आपके पास नहीं आएगी. तो बस इनके, लेकिन आपको नेम ज़रूर याद रखने हैं. रिपीट कर रहा हूँ फिर से. हेट्रोट्रॉफिक में सेप्ट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और पैरासिटिक, और ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक और केमो ऑटोट्रॉफिक. तब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी देखिए ऑटोट्रॉफिक का एक और नेम यहाँ पे दिया गया है, होलोपैथिक न्यूट्रिशन. तो ये ऑप्शनल आपको लर्न करने के लिए. वैसे बेसिकली तो आपसे साफ साफ ऑटोट्रॉफिक नेम लिख के बोला जाएगा कि इसको डिफाइन. तो पहले हम जो ये वर्ड है कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है उसको हम देखते हैं. तो ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड. तो पूरा बना सेल्फ फूड, मतलब अपना खुद का खाना बनाते हैं. और अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बोलेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर. डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर इन दिस मोड. मतलब जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक ना हो, जस्ट हियर इट केयरफुली, जो ऑर्गेनिक ना हो ऐसी चीज़ों को ये अपने पास लेके और उसको ये खा जाते हैं.
खा नहीं जाता, आई मीन ये फूड बनाते हैं एंड उसको फ्री यूटिलाइज करते हैं। और इस मोड में क्या होता है कि डाइजेशन नहीं होता फूड का, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। तो इसका मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में नहीं आते हैं। अगर ये ऑटोट्रॉफिक में नहीं आते हैं तो ऑफ कोर्स वो हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। मींस जो हम ह्यूमंस हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछ सकता है कि अच्छा ह्यूमंस नहीं आते तो फिर इसमें आता कौन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? तो आप बोलेंगे प्लांट्स। प्लांट्स जो है इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। I hope so everything is getting clear to you side by side. And जितना मैं बोल रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ रिटर्न में मिलती है लिखी हुई, तो कन्फ्यूजन का आई डोंट थिंक सो कोई चांस होगा। लेकिन हाँ डाउट्स आपके हो सकते हैं, तो इसलिए आई एम सेइंग दैट कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। फोटोसिंथेसिस भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन पहले हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे, बिकॉज हमें बिल्कुल सीरीज से चलना है, इस वजह से आई एम सेइंग सो। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें होने से पहले हम ये देखते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जहाँ पे जो हेट्रो है, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, और ट्रॉफिक है उसका मतलब है फूड, मतलब डिफरेंट फूड। आई होप सो, मतलब कहीं और से फूड लेते हैं, ये अपना फूड नहीं बनाते हैं। अब आई थिंक कि आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो इसकी डेफिनेशन अगेन कोई पूछे तो आप बोलेंगे it is a type of nutrition in which organisms get their food from some other plants or animals। मतलब किसी और प्लांट से एनिमल से अपना फूड लेते हैं। और यस, इस वाला जो प्रोसेस है इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो प्लेस करता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स है इसमें डाइजेशन का प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी है, या फिर अगर किसी का डाइजेशन प्रोसेस ख़राब हो जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, दोनों इसके एग्जाम्पल होंगे। अब देखें यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस बना के दिखाया हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। उससे पहले कि हम इनके फर्दर स्टडी को बारे में समझें, मैं आपको बता दूं कि ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल के लिए हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझेंगे, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एक्सप्लेनेशन के लिए हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल समझेंगे, और साथ में इसमें अमीबा भी आएगा। तो इन ओवरऑल न्यूट्रिशन के टॉपिक में हमें 3 चीज़ें समझनी है, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, और अमीबा में। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो तो ऑटोट्रॉफिक है, और ह्यूमन बींग्स और अमीबा वाला हेट्रोट्रॉफिक है। और ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार 5 मार्क्स में आ जाता है पेपर में, तो इसको भी आपको लिख लेना है, या फिर आप लर्न भी कर सकते हैं। एज अ विश स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब ज़रा हम हेट्रोट्रॉफिक को थोड़ा सा अच्छे से समझें। तो इसमें वी विल फाइंड दैट देयर आर वेरी वेरी easy and 5 steps involved. Easy steps और 5
स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस वाले न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। वो क्या क्या है देखिए, सारी जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं सारे तो वो है जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इसके टाइप्स ऑफ कोर्स इनकी डिफाइन आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो ये आ गए हमारे 5 स्टेप्स आपकी स्क्रीन पर। तो इंजेशन में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी। इस प्रोसेस में हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच फूड हैविंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स is broken down into water soluble molecules and this is called digestion. I know that अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम जैसे जैसे सबको डीप में पढ़ते जाएंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी हम बस इसका एक जस्ट ओवरव्यू सा ले रहे हैं क्योंकि आगे तो इसको हमें डीप में पढ़ना ही है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ वेरी वास्ट चैप्टर। मीन्स पहले आपको चीज़ें शॉर्ट में आएंगी, शॉर्ट के बाद फिर उन्हीं को ही आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया जाएगा। तो अभी हम शॉर्ट वाला कर रहे हैं, डिटेल वाला इसके बाद आएगा वो जो भी पार्ट है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता था? डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into the blood stream is called absorption. फिर assimilation में क्या होता है? absorption of food by the cells of body and its use for energy repair and growth is called assimilation. Digestion आता है इसके बाद। In this process unwanted and undigested food is removed. और इससे भी कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे दी गई है, लेकिन आई नो जब तक कोई समझाए ना समझ में नहीं आता है। तो अभी हम वो समझेंगे सारी चीज़ें, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू वेट, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, हमें भागना नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो हमें क्लियर करते हुए चलिए सारी चीज़ें और भागना नहीं है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करिएगा। कि हमने अभी एक बात की थी कि जो वायरसेस हैं वो बॉडी से जब बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग बीइंग की करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो आपको इसका रीज़न फाइंड करना है कि ऐसा क्यों है कि जब वो बॉडी से बाहर रहते हैं या वो सेल्स पे जब तक इन्फेक्ट नहीं करते तब तक वो नॉन लिविंग क्यों रहते हैं, और जब वो सेल्स पे इफेक्ट कर देते हैं तो वो लिविंग कैसे हो जाते हैं। यह आपका एक यू कैन से होमवर्क क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ही चाहिए। एंड फॉर दिस जो भी मुझे करेक्ट आंसर भेजेगा, वेदर यू कैन सर्च इट थ्रू एनी ऐप, लेकिन आंसर अप्रोप्रिएट चाहिए मुझे। एंड जो भी सही सही आंसर लिखेगा उसके लिए मैं इस आंसर के लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें इसका एक आंसर हमें पूरा डिस्कस करेंगे। और साथ ही में जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा उनके नेम्स भी वहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे, दैट यस द स्टूडेंट हैज़ गिवन appropriate answer. So just get ready to answer it. क्वेश्चन आप अपने पास लिख सकते हैं। आई एम रिपीटिंग इट, दैट why is molecular movement absent in virus when it is outside the host body? तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें कि सोर्स ऑफ फूड मतलब कौन से जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं, उस बेसिस पे अगर हम इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन को अगर हम कैटेगराइज करेंगे, सो देयर आर मैनी स्पीशीज। लेकिन इसको भी हम जब शॉर्ट कर देते हैं तो हमारे साइंटिस्ट ने कुछ टर्म्स निकाली हैं जो कि क्या है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस,
ओमनीवोरस एंड डेंटिवोरस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिफाइन हमें इस फिर से इसकी लर्न नहीं करनी है, बिकॉज हम सब इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट क्लास से इसको पढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसको मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत है। एक मैं आपको डिफाइन करता हूँ जो कि हमें इसमें पढ़ना ही है, वो क्या है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में समटाइम्स ह्यूमंस भी आते हैं जो कि फ्लैश यानी कि मीट नहीं खाते हैं, तो वो आते हैं हर्बीवोरस में। इसमें डियर भी आता है क्योंकि वो भी फ्लैश नहीं खाता एनिमल्स का, एंड मैनी चीज़ें जो कि फ्लैश नहीं खाती हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। सो आई एम थिंकिंग दैट इस वीडियो में इतना ही मुझे बताना चाहिए, बिकॉज इससे ज़्यादा आई थिंक सो आप समझेंगे तो आप सारी पीछे की भी चीज़ें भूल जाएंगे। उससे पहले, लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा दोबारा से रिकैप दे रहा हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस में लिविंग थिंग्स के बारे में हमने पढ़ा। इन सारी चीज़ों को आपको दोबारा से रिवाइज करना है। लाइफ प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? लिविंग थिंग्स के बारे में। फिर हमने उनके थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े कि हाँ ये लोग क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं एक्चुअली में, वो हमने पढ़ लिया और समझ भी लिया अच्छे से। इसके बाद हमने न्यूट्रिशन की स्टार्टिंग करी थी और न्यूट्रिशन को हमने डिफाइन करा, उसके बारे में समझा, उसके टाइप्स को समझा, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। और जब मैं अपनी न्यू वीडियो स्टार्ट करूँगा इसी से ही, तो मैं न्यूट्रिशन को दोबारा से इन शॉर्ट कवर अप करूँगा। इतने डिटेल में नहीं बताया जाएगा, बट इस शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा उसमें, ताकि आपका एक रीकैप हो जाए छोटा सा, दैट हाँ हमने क्या समझा था, आप रिमाइंड कर सके चीज़ों को। फिर इम्पॉर्टेंस न्यूट्रिशन की, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में समझा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में समझा। इनके भी हमने टाइप्स के नेम्स याद करे थे। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसके जो 5 स्टेप्स होते हैं हमने वो पढ़े, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। इसके बाद हमने थोड़ी सी वायरसेस और कुछ अदर चीज़ों के बारे में भी हमने बातें करी थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो जो डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ फूड खाते हैं हेटेरोट्रॉफिक वाले ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉफिक और उसके अंदर जो होलोजोइक होते हैं वो वाले, वो किस हम बेसिस पर उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डेंट्रीवोरस। तो ये हमने पढ़ा है। इसके आगे का हम अगली वाली वीडियो में रिज्यूम करेंगे, बिकॉज मैं देख रहा हूँ दैट कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फिर आगे आगे भागने की वजह से फिर पीछे का सारा भूल जाते हैं। तो इस वजह से हमें आगे नहीं भागना है, हमें धीरे धीरे करना है। एंड अगर आपको कोई ऐसा है जिसमें कैलिबर है कि हाँ वो और आगे पढ़ सकता है, तो वो मेरे चैनल पे जाए, रोम अराउंड करे, तो उसको इसके आगे की भी पार्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। सो आप इजीली इस चैप्टर को पूरा का पूरा कवर अप कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आपको फाइंड करना है कि वायरसेस जो हैं वो बॉडी के बाहर नॉन लिविंग वाला करेक्टरिस्टिक क्यों शो करते हैं। फिर हम कल हम पढ़ेंगे कल फॉर यू। आपके लिए वो कल की वीडियो होगी, जो आज करना चाहे वो आज भी कर सकता है। चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको भी इजीली फिर सारे के सारे देख सकते हैं। फिर आप में कैलिबर है इतना तो, और जिनमें नहीं है वो डे बाय डे इसको देखते जाइए, एक एक एपिसोड की तरह, ताकि आपको चीज़ें रोज़ की रोज़ क्लियर होती रहें और आपको रोज़ का रोज़ रिकैप भी मिलता रहे।
लास्ट में जब हम पहुंच जाएंगे चैप्टर के तो हम सारी चीज़ों को पूरा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे, PYQ क्वेश्चंस करेंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और शॉर्ट लॉन्ग टाइप, असर्शन रीजन टाइप सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी देखिए कितना बड़ा चैप्टर है आपके लिए, आपको इससे लेकिन समझना भी पड़ेगा तभी ये क्लियर होगा। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।